हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीवधारी यानी कि ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय के लिए है, यानी एक उसकी फिक्स टाइम है, इस समय के लिए है। एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज़ क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर। अगर इसमें क्लियर तो ऐसे कर, हर इंसान मरने का तो धीरे 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 सब इंसान मर जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। इंसान 100 साल पहले भी था, इंसान 100 साल आज भी है और आगे भी रहेगा। कैसे? क्योंकि अपने मरने से पहले रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है। वो हम आगे भी देखेंगे, आगे लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। इस अगली हेडिंग है हमारी। इसके बाद अगली हेडिंग है लाइफ स्पैन, जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो इसमें को किसी जीव के, तो इसमें क्या लिखा है, किसी जीव के जन्म से लेकर, किसी जीव के जन्म यानी बर्थ से लेकर, तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। करेक्ट। यानी इसकी बर्थ हो, बड़ा हो, धीरे धीरे मतलब वयस्क को, फिर बूढ़ा हो, ओल्ड हो, फिर धीरे धीरे उसकी डेथ हो यानी मरे। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट कोई मर जाए फिर जहर खा ले मर जाए, वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल यानी प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। क्लियर। इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन है। इसकी इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन क्या दी है, देखो इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन दी है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल इट्स लाइफ स्पैन। इसका मतलब ये है किसी जीव के जन्म से लेकर उसी प्रकृति में तक में जीव का जीवन अवधि कहलाता है। क्लियर। आगे एक और स्टार्ट पॉइंट का लिखा हुआ है जीवन अवधि का जीव के आकार और भार से कोई संबंध नहीं होता है। अलग अलग जीवों का जीवन अवधि काल अलग अलग होता है। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई इंसान मतलब जैसे हाथी है तो उसकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा, पैरेंट होता है तो उसकी लाइफ स्पेन कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीव के भार आकार से कोई संबंध नहीं होता है लाइफ स्पेन से। अलग अलग जीवों का जीवन अवधि काल जीवन अलग अलग होता है। क्लियर। ये देखिए जैसे जिसमें जिसमें कुछ जीवों का जीवन अवधि काल दिया हुआ है इसमें। कुछ जीवों का जीवन अवधि काल निम्नलिखित है। पहला क्या, एलिफेंट की लाइफ में 65-17 ईयर्स। रोज की लाइफ में 5 से 7 ईयर्स। डॉग की लाइफ 25 ईयर्स। बनाना ट्री की लाइफ में 25 ईयर्स। काऊ की लाइफ 25 ईयर्स। हॉर्स की लाइफ में 50-16 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई की लाइफ में 13 डेज। राइस प्लांट की लाइफ में 3 से 4 मंथ। बनाना ट्री की लाइफ में बनियान ट्री की लाइफ में 200 ईयर्स। शुगर ग्लास में 300 से 400 ईयर्स। क्लियर। ऐसे बहुत सारी लाइफ दी हुई हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट अगली हमारी हेडिंग है रिप्रोडक्शन यानी जनन किसे कहते हैं। देखो पृथ्वी पर अपनी जाति यानी स्पीसीज, जैसे हम लोग की जाति कौन सी है, होमो सैपियंस। होमो क्या है, होमो हमारा वंश है, सैपियंस हमारी जाति है। तो इसमें पृथ्वी पर अपनी जाति यानी स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी पृथ्वी पर अपनी जाति स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी अपने समान ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने समान। यानी ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होगा, बंदर का बच्चा बंदर होगा, कुत्ता नहीं होगा। अगर जो आम का बीज बोगे तो उससे आम का पेड़ ही निकलेगा, नींबू का नहीं निकलेगा। तो अपने समान संतान यानी ऑफस्प्रिंग या यंग वंश को उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन, टाइप्स रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन रिलेटिंग है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी रीडिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक जीव भाग लेता है, अर्थात या यूनिपेरेंटल होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक और पेरेंट का मतलब होता है जनक, जिसने उसको जन्म दिया है। तो यूनिपेरेंटल होते हैं। अगला दूसरा पॉइंट क्या है हमारा इसमें, अलैंगिक जनन में युग्मों का निर्माण मेल एंड फीमेल गैमीट नहीं होते हैं, अर्थात गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। क्लियर। जब मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होगा तो गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा। क्लियर। अगले में तीसरा पॉइंट क्या है हमारा इसमें, अलैंगिक जनन में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब गैमेट नहीं बनेगा, मेल फीमेल गैमेट नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। क्लियर। अगला चौथा पॉइंट क्या है हमारा इसमें, अलैंगिक जनन में माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्रीविभाजन होता है, जिससे जनक जीव दो समानांतर बढ़ जाता है। क्लियर। जैसे कि ये अमीबा था, ऐसे करके। तो इसमें क्या हुआ, इसमें माइटोसिस डिवीजन हो गया। इससे एक ये अमीबा ऐसे बन गया और एक ये अमीबा बन गया। क्लियर। इसमें क्या है, माइटोसिस डिवीजन यानी जैसे माइटोसिस डिवीजन होता है इसमें। तो अलैंगिक जनन माइटोसिस समसूत्रीविभाजन होता है। इसलिए अगला पाँचवा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पाँचवा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां, मतलब आलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान मार्फोलॉजिकली यानी आकार की एंड जेनेटिकली। आलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली यानी आकार की और अनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट यानी जनक के समान होती है। ऐसी संतान को क्लोन कहते हैं। अब क्लोन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोन क्या होता है? क्लोन तो जैसे कि ये जो पेंच दिया हुआ है, इस पेंच के अगर हम 10 फोटो करें, 200 फोटो किया, एक दो क्लोन यानी इसमें मार्फोलॉजिकल यानी जेनेटिकली यानी आकार की यानी बाहर से देखने में, अनुवांशिक यानी जीन में कोई परिवर्तन हो उसको क्लोन कहते हैं। क्लियर? जैसे ट्विंस भी कहते हैं, क्लोन ही होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्लोन ही होते हैं एक टाइप से। अगले इसमें हम एक सेक्सुअल पढ़ते हैं। अगले में सेक्सुअल पढ़ते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। करेक्ट? तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? लैंगिक जनन में दो विपरीत मेल एंड फीमेल जनक जीव भाग लेते हैं, अर्थात ये बाई पेरेंटल होते हैं। इसमें दो होते हैं, एक मेल होता है, फीमेल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? मेल से मेल के स्पर्म आता है, फीमेल से फीमेल ओवम आता है। क्लियर? सब अर्थात बाई पेरेंटल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? लैंगिक जनन सेक्सुअल पर्सन। लैंगिक जनन में गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन होता है। जब गैमेट बनेंगे मेल एंड फीमेल तो गैमेटोजेनेसिस भी होगा। तीसरा पॉइंट क्या हमारा? लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल पर्सन में फर्टिलाइजेशन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो खास विशेषताएं होती हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन होगा और मियोसिस होगा। क्लियर? अगला चौथा पॉइंट क्या हमारा इसमें? लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में वेरिएशन भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्लियर? कैसे? जैसे पिताजी, हाँ जी, जैसे ये अंडाणु है और ये पिता शुक्राणु है, तो 30 का अंडाणु 23 और 23 का शुक्राणु मिला तो क्या बना? 46 का क्या बना? जाइगोट। करेक्ट? तो इसमें क्या है? 23 गुणसूत्र किससे? माता से हैं। 23 गुणसूत्र हैं पिता से आए हैं। क्लियर? तो इसमें क्या, कुछ लक्षण माँ के भी होंगे, कुछ लक्षण पिता भी होंगे। तो जो संतान होगी वो माता से एडवांस टाइप होगी, यानी उससे ज़्यादा एडवांस होगी, उससे ज़्यादा अच्छी होगी। क्लियर? और उसमें विभिन्नताएं आएंगी। ना तो जो बच्चा है वो एकदम माता की तरह होगा, ना ही एकदम पिता की तरह होगा। क्लियर? अगली पॉइंट क्या है? अगला पाँचवा पॉइंट क्या है? लैंगिक जनन में मियोसिस डिवीजन होता है यानी अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इससे गैमेट बनते हैं। क्लियर? अगली पॉइंट क्या? लैंगिक जनन सेक्सुअल लैंगिक जनन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो इसके अंदर सबसे पहले में रेटिंग है फिशन यानी विखंडन। जैसे इसके अंदर सबसे पहले में रेटिंग क्या है? सबसे पहले में रेटिंग है फिशन यानी कि विखंडन। चलिए देखते हैं। तो विखंडन तो यह एक कोश की सरल जीवों में पाया जाता है। इसमें जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग विकसित होकर संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह 2 प्रकार का होता है। करेक्ट? यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाइनरी फिशन, नंबर 2 मल्टीपल फिशन। क्लियर? सबसे पहले क्या है? बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है 2 और फिशन का मतलब होता है विखंडन यानी टूटना। तो बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन यानी 2 भाग में टूट जाना। तो इसमें देखो क्या लिखा है थ्योरी। तो यह अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन, जब परिस्थितियाँ कहते हैं फेवरेबल यानी अनुकूल होती हैं, जिस परिस्थिति में वो जीव रह सके उसको बोलते हैं अनुकूल परिस्थितियाँ। जब मतलब नदी तालाब में पानी खस के भरा होगा तो हमें परिस्थितियाँ कैसी हैं? अनुकूल हैं, तो उसी को बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो यह फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जनक जीव 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग विकसित होकर संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। एग्जाम्पल में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। क्लियर? अब आगे इसके जो डायग्राम देख लेते हैं बाइनरी फिशन के। ये देखो बाइनरी फिशन डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ये क्या था? ये एक अमीबा था। इसमें क्या हुआ? ये अमीबा तो ये चाहे ऐसे बटे चाहे ऐसे बटे, ये किसी भी मतलब कार्ड से बढ़ सकता है। क्लियर? तो इसमें एक अमीबा था। इसमें क्या हुआ? इसका क्या हुआ? इसका सबसे पहले इसका केंद्रक बटा कैरियोकाइनेसिस से, उसके बाद साइटोप्लाज्म से, फिर इसमें बीच में फरो बनी और दोनों और देखो और दोनों पे अमीबा क्या हो गया? अलग हो गए। एक ये अमीबा, एक ये अमीबा, एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, 2 डॉटर अमीबा बन गए। और ये ये अगर जो कोई एनिमल ऐसे खड़ा कट रहा है तो इसको बोलते हैं, तो उसको LS बोलते हैं यानी लॉन्गिट्यूडल सेक्शन। और अगर ये ऐसे बढ़ा तो उसको TS बोलते हैं यानी ट्रांसफर सेक्शन। क्लियर? अब आगे देखो। आगे बाइनरी फिशन के और भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ये यूग्लिना। इसमें भी क्या? इसमें भी एक देखो, एक यूग्लिना था,
इसमें क्या होगा, ऐसे बीच में बी से बटा ऐसे और क्या होगा, 1 से 2, एक ये और एक ये, 1 से 2 हो गई यूलिना। आगे एक और एग्जाम्पल दिया है पैरामीशियम का। देखो जो अमीबा है और जो इसमें सॉरी जो यूग्लिना है, ये यूग्लिना इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब फिशन होता है, मतलब लॉन्गिट्यूड बढ़ना है, खड़ा बढ़ता है। और जो अमीबा है ये किसी वर्टिकल लाइन से कट सकता है, चाहे इधर से ये किसी भी वर्टिकल लाइन से ऐसे किसी भी कैसे कर सकता है। लेकिन जो ये हमारा यूग्लिना है ये केवल खड़ी काट में करता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में करता है। और जो हमारा ये पैरामीशियम है ये हमेशा ट्रांसवर्स ऐसे ट्रांसवर्स में बटेगा हमेशा। फिर इसमें क्या, एक पैरामीशियम था, एक पैरामीशियम से बी से कटा और 2 पैरामीशियम बन गए। इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी के लिए। तो ट्रांसफर इन पैरामीशियम, ट्रांसफर बढ़ गया। अगली में हेडिंग है मल्टीपल फिशन यानी बहुविखंडन। देखते हैं क्या होता है मल्टीपल फिशन बहुविखंडन। तो मल्टीपल फिशन यानी बहुविखंडन, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत, और फिशन का खंड टूट जाना, तो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना। तो इसमें क्या लिखा है, शुरू क्या लिखा, देखो यह प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जब परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल होती हैं। जब मतलब तालाब में पानी क्या सूख जाता है, एकदम सूख जाता है, तो अमीबा पैरामीशियम क्या होते हैं, मंडे लेंगे। जब पानी सूख जाएगा तो ये क्या होता है, यह प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ क्या होती हैं, अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, जिन परिस्थितियों में वो जीव ना रह सके। क्लियर। तो यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जनकजीव 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, यानी जैसे एक पैरामीशियम, एक अमीबा था, उसके अंदर क्या छोटे बहुत सारे अमीबा बन गए। तो हाँ अनुकूल परिस्थितियों यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जनकजीव 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर संपूर्ण का निर्माण कर लेता है। यानी जब दोबारा उसमें तालाब में पानी नहीं आएगा तो फिर से जो अमीबा होगा वो कई सारे अमीबा का निर्माण कर लेगा। क्लियर। वो अपने ऊपर एक शिश चढ़ा लेता है, तभी वो मरता नहीं, उसी के अंदर पड़ा रहता है और धूल मिट्टी से बहता रहता है। जब दोबारा पानी उसमें आता है तालाब में तो फिर से अपना अनुकूल जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो फिर से अपना जन कर लेगा। क्लियर। आगे देखते हैं अगली में हेडिंग है मुकुलनी ब्रीडिंग। देखते हो मुकुलनी ब्रीडिंग। तो इसमें थ्योरी क्या लिखी हुई है, देखिए इसमें जनकजीव में छोटा सा उभार, इसमें जनकजीव में छोटा सा उभार यानी आउट ग्रोथ बन जाता है। इसमें जनकजीव में छोटा सा उभार यानी आउट ग्रोथ बन जाता है, जो जनक से अलग होकर संपूर्ण जीव का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में क्या है, ईस्ट है, हाइड्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम देखना चाहोगे, देखिए इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखो डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या है, ये हमारी बड है, ये क्या है, ये हमारी बड है, ये हमारी क्या है, ये हमारी बड है, ये बड है, ये जैसे ये हमारा ये क्या है, ये बढ़ने के लिए यहाँ से अलग हो जाएगी और ये एक संपूर्ण एक नए जीवन में कर लेगी। इसी बोलते हैं, यही क्या हमारी बडिंग है, यानी बडिंग है। क्लियर। ये जहाँ से चिपका होता है ये इसका सबस्ट्रेटम होता है, इसलिए ये स्पंज वगैरह में होता है, ये स्पंज में होता है बडिंग। क्लियर। बडिंग हो गया। अब आगे देखते हैं अगली लीडिंग क्या, स्पोरुलेशन यानी बीजाणुजनन। अगली लीडिंग क्या, स्पोरुलेशन यानी बीजाणुजनन। देखो कुछ कवक तथा शैवाल एक कोश की सूक्ष्म संरचनाएं बनाते हैं जिन्हें स्पोर कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह स्पोर अंकुरित होकर संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, राइजोपस है और पेंसिलियम है। अगर जो आपको राइजोपस देखना है, राइजोपस, तो क्या करें, आप एक रोटी लें, एक रोटी से लें और उसमें क्या है पानी लगा दें पूरी रोटी पे और उसको एक अंधेरे कमरे में फेंक दें। और फिर उसमें जब आप देखोगे 1-2 दिन बाद तो उस पर क्या है, सफ़ेद फूंदी लग जाएगी, सफ़ेद एक जाला टाइप का। वो क्या होता है, वो स्पोर ही होते हैं। वो हमको नग नाकों से नहीं दिखते, लेकिन जब उसको रोटी पे देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। जैसे अचार उचार लग जाता है, अचार सफ़ेद फूंदी ले जाती है, वो क्या, तो वो स्पोर होता है, वो स्पोलेशन होता है, बीजाणुजनन होता है। क्लियर। अगली रीडिंग है रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। तो इसमें हम लोग काफ़ी लोग अच्छे जानते होंगे रीजनरेशन पुनरुद्भवन को। इसमें जनकजीव का शरीर कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड रीजनरेशन विषय को संपादित करने को लेता है। एग्जाम्पल में क्या है, प्लेनेरिया स्पंज और स्टार फिश है। करेक्ट। प्लेनेरिया स्पंज और स्टार फिश है। जैसे ये स्टार फिश है, स्टार फिश है। करेक्ट। स्टार फिश तो ये क्या होगी, ऐसे टुकड़ों टूट जाएगी, ऐसे टुकड़ों टूट जाएगी, जब काट के से फेंक दो और ये एक स्टार फिश से हज़ारों स्टार फिश बन जाएंगी। और जैसे स्पंज में भी होता है, जैसे स्पंज
जैसे ये स्पंज का शरीर होता है, ये ऐसे कैसे शरीर होता है, ऐसे वॉशरूम ये सब होता है। तो इसमें क्या इस जो स्पंज को ऐसे काटो कि इसके तीनों लेयर आ जाएँ। सबसे बाहर पिनेकोडर्म, फिर अंदर कोइनोडर्म, बीच में मेसेंकाइम, ये तीनों लेयर आ जाएँ। ऐसा काटो तो तीनों लेयर आ जाएँ। और ये तीनों लेयर में क्या आगे चल के एक नए स्पंज का निर्माण कर लेंगे। इसमें हम हमारे अंदर भी होता है, हमारे अंदर जो लीवर है उसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन होता है, रीजन क्षमता होती है। हमारे बाल में भी होती है, बाल काटो फिर जमा आते हैं, नाखून में भी होती है। सबसे ज़्यादा लीवर में होती है हम लोगों में, ह्यूमन सबसे ज़्यादा लीवर में रीजनरेशन क्षमता होती है। यानी वो 2-2.5 किलो का लीवर कर दो, उसमें से एक पीस भी बचे तो वो एक पीस यानी छोटा सा टुकड़ा भी संपूर्ण पूरे लीवर का 2-2.5 किलो का लीवर का निर्माण कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा किस्मत होती है हम ह्यूमन में लीवर में होती है रीजन क्षमता। अगली वन क्या है, अगली में रेटिंग है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्म जनन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर। मेल में मेल गैमेट अर्थात स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणुजनन कहलाता है, तथा फीमेल में फीमेल गैमेट अर्थात ओवम का बनना ओजेनेसिस कहलाता है। क्लियर। आगे दिया हुआ है काफ़ी नेडोकामा के अंदर पॉइंट करके दिया हुआ है, गैमेट यानी युग्मक हमेशा हैप्लॉइड यानी आगुड़ित होते हैं, एन के जोड़े में होते हैं यानी सिंगल होते हैं। क्लियर। आगुड़ित एन के होते हैं अर्थात इसमें क्रोमोसोम सिंगल पाए जाते हैं। काफ़ी पॉइंट है। अगली फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन किसे कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश मेडिसिन काफ़ी सरल है। डिफ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अर्थात आगुड़ित यानी एन के जब जोड़े तो उसको आगुड़ित बोलते हैं। तो आगुड़ित नर व मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। निषेचन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होनी आउटसाइड बॉडी जो दूसरा माध्यम है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको इसमें थोड़ी क्या लिखी है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शरीर के बाहर यानी आउटसाइड ऑफ बॉडी किसी दूसरे माध्यम होती है अर्थात मेल एंड फीमेल गैमेट शरीर के बाहर किसी दूसरे माध्यम मिलते हैं, जैसे कि जल में तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल में मेढक दिया हुआ है। क्लियर। तो मेढक में होता है, मेढक में जो मेल होता है वो अपने स्पर्म पानी छोड़ता है, जो फीमेल होती है अपने ओम पानी छोड़ती है। तो स्पर्म ओम यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना पानी में होता है, यानी बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड बॉडी से दूसरे माध्यम होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये मेढक में होता है। अगली मेरिट क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। अगली मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। तो इसमें क्या इंटर का मतलब होता है अंदर, फर्टिलाइजेशन निषेचन। तो जब फर्टिलाइजेशन यानी अंदर बॉडी के अंदर तो इंटर फर्टिलाइजेशन। इसमें डिवीजन क्या लिखी हुई है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शरीर के अंदर संपन्न होती है अर्थात मेल और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं तो इस प्रक्रिया को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मानव सभी स्तनधारी यानी आल कार्डेट्स सभी स्तनधारी। क्लियर। तो और इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में संपन्न होती है। क्लियर। जैसे फीमेल का डायग्राम बनाना तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे ये बन गया। ये फीमेल फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। ये हमारी क्या है, फैलोपियन हमारी ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब है। इसमें फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यहाँ से स्पर्म जाएंगे, यहाँ से स्पर्म में से जाएंगे और फिर फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर। और अगर कोई पूछे मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगर कोई पूछे एडजेक्ट लोकेशन बताओ कि एडजेक्ट लोकेशन क्या होता है, तो एनसीईआरटी मतलब एडजेक्ट लोकेशन अगर देखा है तो वैसे जो एम्प्ला और इस्थमस होता है उसके जंक्शन पे होती है। एम्प्ला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको अब उठा के डायरेक्ट एम्प्ला में रख दिया हुआ है। क्लियर। फिर आपको अगर आपको ऑप्शन में आता है तो आप यही लिखिएगा, एम्प्ला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। ये काफ़ी राइट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन मतलब मानव में।
ओके, तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।